बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में सुमित्रा अपने 3 बच्चों के साथ एक कच्चे मकान में रहा करती थी। कुछ समय पहले ही सुमित्रा के पति का निधन हो गया था, जिसकी वजह से तीनों बच्चों की जिम्मेदारी सुमित्रा के ऊपर आ चुकी थी। सुमित्रा अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए सिलाई किया करती थी। वह बहुत अच्छी सिलाई करती थी, लेकिन सुमित्रा को उसके हुनर के ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से कभी कभी तो उसे अपने बच्चों के साथ भूखा रहना पड़ जाया करता था। सुमित्रा की एक 17 वर्ष की बेटी थी दिव्या, और एक 8 वर्ष की बेटी थी सुमन, और एक 5 वर्ष का बेटा था रोहन। एक दिन सुमित्रा अपने हाथ के बहुत सुंदर सुंदर तैयार किए हुए कपड़े एक पोटली में बांधती है। तभी दिव्या अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं 1 हफ्ते से लगातार देख रही हूँ, आप रात दिन सिलाई करती हैं, और जो भी आपने कपड़े सिलकर तैयार किए हैं, आप उन्हें बांधकर कहाँ लेकर जा रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करने वाली हैं? दिव्या, मेरी प्यारी बच्ची, मैं इन सभी कपड़ों को शहर लेकर जा रही हूँ। तुझे तो पता ही है कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन यह गांव वाले हैं कि मुझे ज्यादा पैसे देते ही नहीं हैं, इसलिए मैं शहर इन कपड़ों को बेचने जा रही हूँ। वहाँ इन कपड़ों की अच्छी कीमत मिल जाएगी। तुम देखना, अब जो तुम्हें 1 समय का खाना मिलता है ना, उसके बाद तुम्हें 2 समय का खाना मिलने लगेगा। दिव्या, तुम बड़ी हो, मेरे जाने के बाद अपने दोनों भाई बहन का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, मैं जल्दी कपड़े बेचकर वापस आ जाऊंगी, और जब तक मैं वापस आऊंगी उतना राशन घर में रखा है। ऐसा कहकर सुमित्रा अपने हाथ से बने हुए सभी कपड़ों की पोटली बांधकर और अपने बच्चों से विदा लेकर शहर के लिए निकल जाती है। शहर जाने के लिए रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिसे नाव में बैठकर पार करनी पड़ती थी। सुमित्रा अपनी पोटली समेत नाव के अंदर बैठ जाती है, लेकिन तभी बहुत तेज तूफान आता है और वह नाव डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से सुमित्रा अपने कपड़ों की पोटली समेत नदी के अंदर बहकर कहीं गुम हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर पर दिव्या, सुमन और रोहन अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे थे, और घर में जो भी कुछ राशन था वह भी खत्म हो गया था। तभी सुमन दिव्या से कहती है, दीदी, पता नहीं माँ कहाँ गुम हो गई। 5 दिन के लिए कह कर गई थी, और आज पूरे 10 दिन हो गए। उन्हें तो अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि घर में कितना कम राशन था। ये 10 दिन हमने किस तरह से गुजारे हैं, हमें ही पता है। सुमन, यह माँ के बारे में तुम किस तरह से बातें कर रही हो? माँ मौज मस्ती के लिए तो शहर नहीं गई, वह हमारे अच्छे के लिए ही तो शहर गई है। पता नहीं कहीं माँ के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तुम रोहन का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। शहर को जाने वाले रास्ते पर पता कर आती हूँ, आखिर बात क्या है। ऐसा कहकर दिव्या शहर को जाने वाले रास्ते यानी कि नदी के पास जाकर वहाँ के लोगों से मालूम करती है, तो उससे एक औरत कहती है, बेटा, कहीं तुम उस औरत के बारे में बात तो नहीं कर रही जिसने रेड साड़ी पहन रखी थी और हाथ में कपड़ों की पोटली थी? बेटा, उसके साथ तो बहुत गलत हुआ। जैसे ही वह नाव में बैठी तभी बहुत तेज तूफान आ गया और नाव के साथ बहकर पता नहीं कहाँ चली गई। लगता है अब तुम्हारी माँ जिंदा नहीं रही। नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी माँ हमें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। वह तो शहर जा रही थी, माँ हमें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? अब हम उनके बिना कैसे रहेंगे? घर पर रोहन कितना छोटा है, वह माँ के बिना कैसे रहेगा? और घर में तो राशन भी नहीं है। अब हमारा पालन पोषण कैसा होगा? माँ अब तो हमारे अच्छे के लिए शहर जा रही थी, लेकिन हमारे साथ इतना बुरा कैसे हो गया? पहले पिताजी और अब आप। नहीं माँ, आप हमें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। आप जहाँ भी जल्दी से वापस आ जाइए माँ, वापस आ जाइए आप। वह औरत दिव्या को दिलासा देती है और दिव्या उदास होकर घर आ जाती है और घर आकर अपने छोटे भाई बहन को अपनी माँ की मौत के बारे में बता देती है। अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा रोते हैं। तभी दिव्या सुमन और रोहन से कहती है, सुमन और रोहन, हमारी किस्मत में जो भी लिखा था वह हमारे साथ हो चुका है। लिखे को कौन मिटा सकता है? तुम्हारी बड़ी बहन है ना तुम्हारे साथ। मुझे थोड़ी सिलाई करनी आती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बुटीक पर जाकर नौकरी करूंगी और वहां से जो भी कुछ पैसे मिलेंगे उससे मैं तुम दोनों का पालन पोषण करूंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
बस मेरे प्यारे भाई बहन आज और पानी पीकर अपना गुजारा कर लो। और अगले दिन बुटीक पर जाती है। तभी बुटीक मालकिन कहती है, देखो पहले तुम्हें हमें लहंगा सिलकर दिखाना होगा कि तुम कैसे सिलाई कर लेती हो, उसी के बाद हम तुम्हें नौकरी दे पाएंगे। मालकिन के इतना कहते ही दिव्या सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और बहुत मेहनत और लगन से एक बहुत सुंदर लहंगा सिलकर तैयार करती है, जिसे देखकर बुटीक मालकिन दंग रह जाती हैं और वह तुरंत उसे नौकरी दे देती हैं और एडवांस पैसे भी। अब दिव्या अपने घर के लिए बहुत सारा राशन लेकर जाती है और शाम को स्वादिष्ट स्वादिष्ट अपने दोनों भाई बहन के लिए खाना बनाकर देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। दिव्या बुटीक पर बहुत मेहनत से काम कर रही थी और पैसे कमा रही थी और अपने दोनों भाई बहन का पालन पोषण कर रही थी। अब दिव्या के घर के हालत पहले से थोड़े बेहतर हो जाते हैं। एक दिन बुटीक मालकिन दिव्या से कहती हैं, देखो दिव्या, हमारे बुटीक पर तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं। मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ और कल ही मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 50 लहंगों का और यह ऑर्डर मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। इसके तुम्हें अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। देखो दिव्या, तुम मुझे निराश मत करना। तुम तो जानती हो कि मेरी एक ब्रांच दूसरे गांव में भी है, मुझे वहां जाना पड़ रहा है। मेरे पीछे तुम ही इस बुटीक को संभालोगी और ये ऑर्डर भी पूरा करोगी, ठीक है? मालकिन जी, आप चिंता ना करो, मैं इस बुटीक को बिल्कुल अपना जैसा ही समझूंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और समय रहते ऑर्डर भी पूरा हो जाएगा। बुटीक मालकिन दिव्या के ऊपर भरोसा करके उसके ऊपर बुटीक की सारी जिम्मेदारी छोड़कर दूसरे गांव चली जाती हैं। लेकिन बुटीक में एक लड़की थी काजल, जो हमेशा दिव्या से जलती थी, उसकी तरक्की से जल रही थी। तभी वह अपने साथ की एक लड़की से कहती है, अंजलि देखो तो, हम दोनों कितने समय से इस बुटीक पर काम कर रहे हैं। हमने अपनी आधी उम्र तो इसी बुटीक पर लगा दी, लेकिन मालकिन को हमारे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है और कल की आई लड़की को पूरी बुटीक की जिम्मेदारी दे दी और जो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है वो भी। इस तरह से तो ये हमसे कितने आगे बढ़ जाएगी। हमें इसे अभी रोकना चाहिए, वरना तो हमारा पत्ता साफ ही समझो। हाँ काजल, कहती तो तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन तुमसे ज्यादा चतुर और चालाक कौन हो सकता है? अब तुम ही कोई प्लान बनाओ कि तुम इस दिव्या की बच्ची को किस तरह से रास्ते से हटाती हो। इतनी आसानी से मैं इस रास्ते से नहीं हटाऊंगी। पहले इसे मेहनत करने दूंगी, उसके बाद इसकी सारी मेहनत पर ऐसे पानी फेरूंगी जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकती। ये हमारे रास्ते में आई है ना, और अपने दुश्मन को रास्ते से हटाना मुझे अच्छी तरीके से आता है। ऐसा कहकर काजल बहुत हंसती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी दिव्या बुटीक का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, रात दिन सिलाई करती है और समय रहते 50 लहंगे बनाकर तैयार कर देती है। तभी काजल सही समय आने पर 50 लहंगों समेत बुटीक के अंदर आग लगा देती है। जब बुटीक मालकिन आकर यह सब देखती है तो वह आग बबूला हो जाती है और वह दिव्या को जोर से थप्पड़ मारकर उससे कहती है, दिव्या, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुमने मेरा पूरा बुटीक जला दिया और इसके अंदर कितना महंगा महंगा सामान भी रखा था। तुमने कैसे जिम्मेदारी निभाई? पता नहीं मालकिन जी, यह सब कैसे हो गया। ये सब देखकर तो मैं भी बहुत हैरान हूँ। मालकिन जी, आपके सामने ड्रामा कर रही है। आपको नहीं पता आपके पीछे हमसे ये आपकी कितनी बुराई करती थी। आपको बर्बाद करने के लिए ही तो इसने आपके बुटीक में आग लगाई है। दिव्या, मैं नहीं जानती कि तुमने मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाली है, लेकिन तुमने मेरे पूरे 20 लाख रुपए का नुकसान किया है। मुझे नहीं पता कि तुम 20 लाख रुपए कहां से लेकर आओगी, लेकिन मुझे 20 लाख रुपए तुरंत के तुरंत चाहिए। खुद को बेचो, अपने भाई बहन को बेचो, लेकिन मुझे मेरे पैसे ला कर दो, वरना सोच लेना तुम तीनों भाई बहन को मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी और कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अब मेरे सामने से दफा हो जाओ। दिव्या अपनी मालकिन के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसकी बात का भरोसा कोई नहीं करता और काजल और अंजलि यह सब देखकर बहुत हंस रही थी। वह जो करना चाहती थी उन्होंने कर दिया। दिव्या रोते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी और अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। माँ, आज आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। अगर मैं अकेली होती तो मैं जेल चली जाती, लेकिन मेरे छोटे भाई बहन, मैं उन्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकती। लेकिन अगर 20 लाख रुपए नहीं दिए तो मालकिन जी, हम तीनों भाई बहन को जेल पहुंचा देंगी। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। इस तरह से दिव्या बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी वहाँ पर दिव्या की स्वर्गवासी माँ की आत्मा आती है और वह दिव्या से कहती है,
बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, चाहे वह इस दुनिया से क्यों न चली जाए। मेरे जाने के बाद तुमने अपने छोटे भाई बहन का कितने अच्छे से ख्याल रखा, मुझे तुम पर गर्व है। तुम बहुत अच्छी बहन हो बेटा। मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी के 2 लहंगे देती हूँ। जादुई सोने के लहंगे से तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी और जादू चांदी के लहंगे से तुम बुटीक की मालकिन को सच्चाई दिखाना कि बुटीक के अंदर क्या हुआ था। तुम बेगुनाह साबित हो जाओगी बेटा। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक माँ ही होती है जो मुसीबत में आए अपने बच्चों को निकाल सकती है। जादुई सोने और चांदी के लहंगे देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या अपनी माँ के जादुई सोने और चांदी के दोनों लहंगे अपने घर लेकर आ जाती है और अपने दोनों भाई बहन को उनके बारे में बताती है। तभी रोहन कहता है, देखा सुमन दीदी, माँ हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी किस तरह से मदद की। अगर माँ हमें जादुई सोने और चांदी के 2 लहंगे नहीं देती तो आज हम जेल में होती। दिव्या दीदी, आप जल्दी से जाइए और जादुई चांदी के लहंगे की मदद से अपनी मालकिन को सच्चाई दिखाइए। रोहन के इतना कहते ही दिव्या अपनी मालकिन के पास जाती है और वहाँ जाकर उनसे कहती है, मालकिन जी, आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। मैंने मेहनत नहीं की, मैंने ऑर्डर पूरा नहीं किया था। आज आपको सच्चाई का पता चल जाएगा कि आपकी बुटीक में आग किसने लगाई और मेरी मेहनत को किसने बर्बाद करना चाहा। यह कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये जादुई चांदी का लहंगा है। इसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि जब हम दोनों यहाँ पर नहीं थे तो यहाँ पर क्या हुआ था। ऐसा कहकर दिव्या जादुई चांदी के लहंगे से कहती है, माँ के जादुई लहंगे, 1 हफ्ते पहले यहाँ पर जो भी हुआ, मालकिन जी को वह सब कुछ नजर आना चाहिए। दिव्या के इतना कहते ही जादुई चांदी का लहंगा बुटीक मालकिन को सब दिखाता है कि किस तरह से काजल बुटीक के अंदर आग लगा रही है और उसने किस तरह से दिव्या की मेहनत के बने हुए 50 लहंगे बुरी तरीके से जलाए थे। यह सब देखकर बुटीक मालकिन चौंक जाती हैं और वह दिव्या से माफी मांगती हैं और पुलिस को लेकर काजल के घर जाती हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देती हैं। काजल को उसके केस की सजा अच्छी तरह मिल जाती है। इस तरह से दिव्या अपनी माँ के दिए हुए जादुई सोने और चांदी के लहंगे की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में अंजलि अपनी माँ आरती के साथ रहती थी। अंजलि के पिता बहुत समय पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और अंजलि की माँ भी अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए घर की जिम्मेदारी अंजलि के ऊपर ही थी। अंजलि अपना घर चलाने के लिए, अपनी माँ का इलाज कराने के लिए घर में सिलाई करती थी। अंजलि सिलाई के साथ साथ अपने स्कूल की पढ़ाई भी करती थी। अंजलि के घर के बराबर में एक काव्या नाम की लड़की रहती थी जो बहुत अमीर थी। उसे अपनी धन दौलत पर बहुत घमंड था। वह भी अंजलि के साथ उसी के स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन काव्या अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मुझे बहुत सुंदर ड्रेस चाहिए। मुझे कल अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है और हाँ, एक सुंदर घड़ी भी चाहिए। काव्या, अगर तुम्हारे पास इतनी धन दौलत है तो इसका ये तो मतलब नहीं तुम हमेशा ऐसे ही फिजूल में खर्च करती रहो। कल ही तो तुमने 50,000 की शॉपिंग की थी और आज फिर तुम शॉपिंग करने की बात कर रही हो। बेटा, इतने ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते, सोच समझ कर खर्च करने चाहिए। तुम अंजलि को ही देखो, वह कितनी गरीब है। अपना घर का खर्च चलाने के लिए घर में सिलाई करती है और स्कूल में भी पढ़ने जाती है। तुमसे अच्छे नंबर लेकर आती है। तुम्हारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, तुम अच्छे ट्यूशन पढ़ती हो फिर भी अच्छे नंबर नहीं लेकर आती। बस तुम्हें अपनी धन दौलत पर ही घमंड है। क्या मम्मी, आप हमेशा अंजलि की ही तारीफ करती रहती हो। अंजलि ऐसी है, अंजलि वैसी है। मुझे नहीं बनना उस जैसा गरीब। पापा किस लिए कमाते हैं? ताकि मैं उन पैसों को खर्च कर सकूं। लाइए, मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। नहीं, आज मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। इस तरह से तो तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी। पहले तुम मुझे 10वीं की कक्षा में अच्छे नंबर ला कर दिखाओ, फिर तुम जितनी चाहोगी तुम्हें उतनी शॉपिंग करा दूंगी। ठीक है, अब जाओ पढ़ाई करो। ऐसा कहकर काव्या की माँ काव्या को पढ़ने भेज देती है। अपनी माँ की बातें सुनकर काव्या को बहुत गुस्सा आता है कि अंजलि की वजह से उसकी माँ ने उसे कितना सुनाया। अगले दिन काव्या स्कूल जाती है। तभी उसकी कुछ फ्रेंड काव्या से कहती हैं, अरे यार काव्या, तू स्कूल में क्या कर रही है? तू तो आज अमित के साथ घूमने जा रही थी, फिर तू स्कूल में क्या कर रही है?
संजना, लगता है काव्या को अमित ने अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। कल हमसे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि वह एक नई सुंदर ड्रेस और एक घड़ी लेकर आएगी और उसे पहनकर अमित के साथ घूमने जाएगी। क्या हुआ जो तुम अमित के साथ घूमने नहीं गई? देखो संजना प्रीति, मेरा ज्यादा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। एक तो पहले ही उस गंवार गरीब अंजलि की वजह से मेरी मम्मी ने मुझे इतना सुनाया है। कहा है मुझे 10वीं की परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आने होंगे, तभी वो मुझे शॉपिंग करने देंगी और बाहर जाने की अनुमति देंगी। अब तुम ही बताओ यार, मेरा पढ़ने में कहाँ मन लगता है। उस अंजलि की बच्ची की वजह से मुझे स्कूल आना पड़ा, वरना मैं अभी अमित के साथ घूम रही होती। वैसे काव्या, कहो तो मैं तुम्हें एक आइडिया दूं। अंजलि गरीब है, अगर तुम उसकी किताबें फाड़ कर फेंक दो तो वह दोबारा से किताबें नहीं खरीद पाएगी। अगर उसके पास किताबें नहीं होंगी तो वह पढ़ाई कैसे करेगी? और अंजलि के बाद एक तुम ही हो जो हमसे अच्छे नंबर लेकर आ जाती हो। बस अपनी माँ को दिखा देना, उसके बाद तुम्हें पूरी आजादी मिलेगी। अरे वाह, ये तो तुमने कितना अच्छा आइडिया दे दिया। देखो वो अंजलि गरीब आ रही है, चलो इसका बैग छीनकर फेंक देते हैं, फिर देखते हैं ये कैसे आती है स्कूल में फर्स्ट। ऐसा कहकर काव्या और उसकी फ्रेंड अंजलि के पास जाती हैं। उसे पहले तो बहुत परेशान करती हैं, फिर उसका बैग छीनकर उसकी सभी किताबें काव्या फाड़ कर फेंक देती है। यह देखकर अंजलि बहुत रोती है और वह काव्या से कहती है, काव्या, यह तुमने क्या अनर्थ कर दिया? तुमने मेरी सभी किताबें फाड़कर फेंक दी। तुमने विद्या का अपमान किया है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं किताबें दोबारा से खरीद सकूं, और एग्जाम आने वाले हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम बहुत बुरी हो काव्या, बहुत बुरी। देखो तो बेचारी कैसे रो रही है। तेरी वजह से मुझे मेरी मम्मी ने बहुत सुनाया। अब देखती हूँ तू मुझसे ज्यादा कैसे नंबर लेकर आती है। मैं मम्मी को दिखा दूंगी कि वह गरीब कुछ नहीं कर सकती। ऐसा कहकर काव्या और उसकी फ्रेंड्स वहां से चली जाती हैं और बेचारी अंजलि रोते हुए घर चली जाती है। अंजलि घर जाकर अपनी माँ को सब बताती है। तभी उसकी माँ अंजलि से कहती है, कोई बात नहीं अंजलि बेटा, तुम्हारी परीक्षा आने वाली है और तुम्हें किताबों की ज्यादा जरूरत है। तुमने जो पैसे मेरी दवाइयों के लिए रख रखे हैं, तुम उन्हीं से अपनी किताबें खरीद कर ले आओ और परीक्षा की अच्छे से तैयारियां करो बेटा। नहीं माँ, कोई बात नहीं। अगर मैं इस साल फेल हो जाती हूँ, मगर आपकी दवाइयाँ ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको एक समय दवाई नहीं मिलती तो आपकी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मुझे पढ़ाई से ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। मैं रात दिन सिलाई करूँगी और इतने पैसे इकट्ठा कर लूँगी, अगर मेरी किताबें कोई फाड़े तो मैं उन्हें दोबारा से खरीद सकूँ। माँ, आपकी दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, मैं दवाई लेने जा रही हूँ। ऐसा कहकर अंजलि अपनी माँ की दवाइयाँ लेने चली जाती है और जैसे ही अंजलि दवाइयाँ लेकर घर वापस आती है तो अंजलि देखती है उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तभी उसकी माँ अंजलि से कहती हैं, अंजलि बेटा, लगता है मेरे जाने का समय आ गया। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत सेवाएं की हैं बेटा। ये मेरा शादी का घाघरा है, इसे हमेशा अपने पास रखना। यह मेरा आशीर्वाद है, ये तुम्हें मेरी कमी को महसूस नहीं होने देगा बेटा। अपना ख्याल रखना। नहीं माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा रही, आप मेरे साथ ही रहेंगे। मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आ चुकी हूँ, ये लीजिए, दवाइयाँ खा लीजिए। देखिए माँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आपको कुछ भी नहीं होगा। माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। अंजलि अपनी माँ को जोर जोर से ऐसा कहकर उठाती है, लेकिन अंजलि की माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी। अंजलि बहुत रोती है और कुछ समय बाद अपनी माँ का दाह संस्कार कर देती है। माँ के चले जाने के बाद अंजलि बिल्कुल उदास हो जाती है। कुछ समय बाद अंजलि अपनी माँ की दवाइयाँ वापस कर कर अपने लिए किताबें खरीद कर लेकर आती है और वह बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है और 10वीं की कक्षा में फर्स्ट आती है। यह देखकर काव्या आग बबूला हो जाती है और सोचती है, मुझे लगा था इस बार ये फेल हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसकी सारी किताबें फाड़ दी थी और इसकी माँ भी इसे छोड़कर जा चुकी है। फिर भी अंजलि की बच्ची स्कूल में फर्स्ट आई है। पता नहीं अब मम्मी मुझे कितना सुनाएंगी। इसकी वजह से कहीं मम्मी मेरी पॉकेट मनी ही ना बंद कर दें। ऐसा सोचकर काव्या मन ही मन बहुत गुस्सा कर रही थी। तभी वहाँ पर अंजलि आती है और वह काव्या से कहती है, काव्या, तुमने मुझे फेल कराने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुम्हारी सभी कोशिश नाकाम रही। अगर तुम इतना ज्यादा दिमाग पढ़ाई में लगाती तो शायद
कुछ नंबर लाकर तुम भी पास हो जाती, मगर नहीं, तुम्हें तो मौज मस्तियाँ करनी है और दूसरे गरीब लोगों को परेशान करना है। देखो आज तुम किस तरह से फेल हो गई, 33 नंबर भी नहीं लेकर आई। ऐसा कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। काव्या को अंजलि की बातें बहुत बुरी लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि मन लगाकर पढ़ाई भी करती और खूब मेहनत से सिलाई भी किया करती थी। एक दिन अंजलि के पास एक बहुत धनवान लड़की आती है अपनी शादी का लहंगा सिलवाने के लिए, और वह अंजलि से कहती है, अंजलि मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे कपड़े सिलती हो। अगले हफ्ते मेरी शादी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी का लहंगा बहुत सुंदर तैयार करो। क्या तुम 1 हफ्ते में मेरा लहंगा तैयार कर दोगी? जी सुमन दीदी, आप चिंता ना करो, मैं आपकी शादी का लहंगा बहुत सुंदर तैयार कर दूंगी। 5 दिन के अंदर अंदर आपका लहंगा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ पैसे एडवांस चाहिए। आपको तो पता ही है मैं गरीब हूँ और लहंगा बनाने में कितना मटेरियल लगता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मटेरियल लाकर आपका लहंगा तैयार करूँ। तुम पैसों की चिंता मत करो, ये रहा तुम्हारा एडवांस। मेरा लहंगा अच्छे से तैयार करना, ठीक है? अंजलि और सुमन की सभी बातें काव्या बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। तभी यह बातें सुनकर काव्या बहुत खुश हो जाती है। तूने मेरी स्कूल में बहुत इंसल्ट की थी ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तू मेहनत कर कर लहंगा तैयार कर और उसके बाद मैं क्या करती हूँ तू सोच भी नहीं सकती। ऐसा सोचकर काव्या वहां से चली जाती है और अंजलि रात दिन मेहनत कर कर 5 दिन के अंदर अंदर वह लहंगा तैयार कर देती है और वह अगले दिन स्कूल चली जाती है। लेकिन काव्या स्कूल नहीं जाती। अंजलि के स्कूल जाते ही काव्या अंजलि के घर में जाती है और जो अंजलि ने रात दिन मेहनत करके वह लहंगा तैयार किया था, उस लहंगे को काव्या बड़ी बेरहमी से जला देती है और लहंगा जलाने के बाद बहुत खुश होकर घर वापस आ जाती है। स्कूल से आने के बाद अंजलि लहंगे को इस तरह से जलता हुआ देखकर बहुत रोती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये लहंगा कैसे जल सकता है? मैंने कितनी मेहनत से इसे तैयार किया था और 2 दिन बाद तो सुमन दीदी की शादी है, उन्होंने मुझे एडवांस भी दिया था। ये सब क्या हो गया? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा कहकर अंजलि बहुत रोती है। तभी अंजलि को किसी की आवाज आती है और अंजलि उस आवाज का पीछा करती है तो वह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि अंजलि के माँ के घाघरे से आ रही थी। अंजलि ऐसे मत रो, ये तुम्हारी माँ का जादुई घाघरा है। माँ का जादुई घाघरा? कभी माँ ने इसके बारे में बताया नहीं। अंजलि, उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं बताया था क्योंकि जिस साधु ने तुम्हारी माँ को उनकी शादी पर यह जादुई घाघरा दिया था, उन्होंने इसके बारे में किसी को भी बताने के लिए मना किया था और उन्होंने कहा था ये जादुई घाघरा उनकी मृत्यु के बाद उनके संतान के काम आएगा। अब तुम मुसीबत में हो और तुम्हारी माँ का ये जादुई घाघरा अब तुम्हारे काम आएगा। अपनी माँ के जादुई घाघरे की बातें सुनकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और वह जादुई घाघरे से कहती है, माँ के जादुई घाघरे, मेरे सामने तुरंत बहुत सुंदर एक लहंगा आ जाए। अंजलि के इतना कहते ही अंजलि की माँ के जादुई घाघरे से एक सुंदर लहंगा आ जाता है, जिसे देखकर अंजलि खुश हो जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और सुमन अपना लहंगा लेने आ जाती है। अपना इतना सुंदर लहंगा देखकर सुमन अंजलि से कहती है, अरे वाह अंजलि, तुमने तो सच में बहुत सुंदर लहंगा तैयार किया है। अब मैं हमेशा तुमसे ही कपड़े सिलवाया करूंगी। ऐसा कहकर सुमन अंजलि को पैसे देकर चली जाती है। अब अंजलि को अपनी पढ़ाई करने का पूरा समय मिलता है। वह सिलाई नहीं करती, बल्कि जो भी कोई उससे सिलाई करवाने आया करता था तो वह अपनी माँ के जादुई घाघरे से लेकर उन्हें दे दिया करती थी। इसी तरह अंजलि एक दिन बहुत अमीर हो जाती है और वह गरीब और अनाथ बच्चों की मदद करती है। एक दिन अंजलि अनाथ बच्चों को खाना और पैसे बांट रही थी। तभी उस लाइन में काव्या खड़ी थी। काव्या को देखकर अंजलि उससे कहती है, अरे काव्या, तुम अनाथ और गरीब बच्चों की लाइन में क्यों लगी हो? तुम तो बहुत अमीर हो, फिर तुम्हें क्या जरूरत? तभी काव्या रोते हुए अंजलि से माफी मांगती है और उससे कहती है,
अंजलि, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। पहले तुम्हारी किताबें फाड़ दी, उसके बाद तुम्हारी मेहनत का बना हुआ लहंगा जला दिया। यह सब करने के बाद मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मेरे पापा का बिजनेस लॉस में चला गया, जिसकी वजह से हमसे सब कुछ छिन गया। हम बहुत गरीब हो गए। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया था ना, उसकी सजा मुझे मिल गई। अंजलि कहते हैं, अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें खुद ही गिर जाते हैं, जैसे मैं गिर गई। मुझे माफ कर दो। अंजलि को काव्या की यह लाचारी देखकर बहुत दुख होता है और काव्या को भी अपने किए पर पछतावा होता है। इसलिए अंजलि काव्या को माफ कर देती है और उसकी बहुत मदद करती है। इसी तरह काव्या अंजलि की बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती है और अंजलि अपने माँ के जादुई घाघरे की मदद से लोगों की बहुत मदद करती है और खुद भी एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।